it will overlap with each other. Let's see the context of his social contract theory. उसकी social contract theory का context क्या है? जल्दी से बताइएगा. Social contract theory is about what aspect of state? ये state के functions के बारे में है, state की origin के बारे में है, किस बारे में है? What is it about? ओरिजिन के हवाले से जी, एग्जैक्टली इट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट. उस हवाले से जो थ्योरी है उसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं. नाउ जो रूसो है उसका जो सबसे बड़ा कॉन्टेक्स्ट है दैट वाज द कंडीशंस ऑफ फ्रांस, द कंडीशंस ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम. फ्रांस की कंडीशन क्यों? ही वाज बोर्न इन स्विट्जरलैंड बट ऑब्वियसली ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज एडल्ट लाइफ इन फ्रांस, और वो मोस्टली लाइफ उसने फ्रांस में गुजारी थी एज एन एडल्ट लाइफ. सो द कंडीशंस इन फ्रांस, द सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस, दे हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन रूसोज पॉलिटिकल फिलॉसफी. लेट्स सी व्हाट वर दोज पॉलिटिकल कंडीशंस. आप में से कुछ लोगों ने शायद यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी हो या जनरली इसके हवाले से थोड़ा सा जानते हो. रूसो की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट वाज 1712 टू 1778. ओके, मैं अभी इसको करूंगा जी. हिदायत जस्ट बिफोर दी जी. नाउ जो रूसो है व्हेन ही वाज लिविंग इन फ्रांस, तो एट दैट टाइम फ्रांस वाज governed by the Louis dynasty, Louis 14 और फिर 15 and then 16. So Louis dynasty was ruling the France. अगर लुई का नाम अगर आपको भूल जाए तो आप इसको कह सकते हैं there was monarchy in France. monarchy means बादशाह, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, hereditary transfer of power होती है, उसको monarchy कहते हैं. And this Louis dynasty, the monarchy in France was, in fact, a totalitarian one, an authoritarian one, a brutal one, with a monarchy that had little regard for the public interest, and the monarchy that was only selfish in interest, and it exploited the common people, it exploited the ordinary people for their own interests. अच्छा, इस यहाँ पे एक पॉइंट ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा जी कि जो फ्रांस है उस वक्त इट वाज प्राइमरली एन एग्रीकल्चर सोसाइटी. एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है, और एग्रीकल्चर सोसाइटी से मतलब ये है कि वो एक जहाँ पे मोस्टली जो लोग थे दे वर अटैच्ड टू फार्मिंग. सो एज अ रिजल्ट जी क्या तो बच्चों को बता दें. Okay, you will have to, I have to pause it जी for 2 minutes, sorry. 2-3 मिनट के लिए मुझे ज़रा pause करना पड़ेगा. I come back in 2-3 minutes, please. Sorry, just 2-3 minutes.
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक. लेट्स कंटिन्यू. कितने मिनट लगे थे? 3-4 मिनट लगे थे. पाँच. चलिए, जिस तरह आपकी नमाज की ब्रेक होती है 5 मिनट की, वैसे मेरी ब्रेक भी हो गया आज. ओके, मोनार्की पे चलते हैं. देयर वाज मोनार्की इन फ्रांस, और लुई डायनेस्टी है, और वो जो लुई डायनेस्टी है, जो लुई डायनेस्टी है जी, वो मोनार्की. देखिए, अगर आपको याद हो अरिस्टोटल के हवाले से, अरिस्टोटल डायनेस्टी के स्पेलिंग्स ना करो साजिद, गूगल बहुत है यार इस मामले के लिए, मेरे खुद स्पेलिंग बड़े वीक है. अच्छा, ये लिख दी है, अमीर हमजा ने लिख दी ऊपर. अच्छा, इशू ये है कि जब अगर आपको अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन याद हो, तो एक टॉप पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं मोनार्की. इसको लुई डायनेस्टी कहते हैं. ये बोर्बन डायनेस्टी भी कहते हैं, रमशा बोर्बन कहते हैं, लुई भी कहते हैं. यस. अच्छा, आपको अरिस्टोटल वाली क्लासिफिकेशन याद है? डू यू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन ऑफ अरिस्टोटल? मोनार्की. और मोनार्की का अपोजिट क्या होता है? टायरेनी. अच्छा, अगर आपको याद हो, उस वक्त मैंने कहा था वो अरिस्टोटल की मीनिंग है, दे वर द मीनिंग्स ऑफ अरिस्टोटल. और उसके नजदीक टायरेनी क्या होती है? व्हाट इज टायरेनी? इट्स द रूल ऑफ वन मैन फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट. जब कोई एक बंदा अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हो, रूलर हो, उसको हम कहते हैं टायरेनी. तो यहां पे जिसको मैं मोनार्की कह रहा हूं फ्रांस के अंदर, अगर अरिस्टोटल होता तो इसको क्या कहता? He would have called it a tyranny. But हम यहां पे क्या कहेंगे इसे? मोनार्की. We can call it monarchy. It was a bad monarchy, but it was a monarchy. तो इसके बाद मैं उसको भी आपको कहा था कि टेरेनी का टर्म यूज नहीं करेंगे. वो टेरेनी की टर्म उसकी है, मीनिंग है. हम मॉडर्न दौर में टेरेनी का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, उसके मीनिंग मोनार्की के डिफरेंट है, हम डिफरेंट लेते हैं. तो मॉडर्न सेंस में दिस वाज अ मोनार्की, बट अ सेल्फिश मोनार्की. एंड दैट मोनार्की, और चूंकि वहां पे एग्रीकल्चर मोड ऑफ प्रोडक्शन था, वहां पे जो सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चर पे बेस कर रही थी उसकी जितनी भी इनकम है. तो एग्रीकल्चर में दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं फार्मर्स और एक होते हैं लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स हु ओन द लैंड एंड फार्मर्स हु वर्क इन द लैंड्स. प्रॉब्लम वाज वहां पे तीन मेन किस्म की, थ्री मेन टाइप्स ऑफ पीपल. ऑर्डिनरी पीपल, then landlords, and then royalty. रॉयल मीन जो बादशाह और उसकी फैमिली से होंगे, लैंडलॉर्ड्स जो कि रिच हैं मेन, और तीसरे थे ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग जो हैं. थ्री काइंड ऑफ पीपल. अब इशू ये था कि जो मोनार्की थी, दैट हैड एन अलायंस विद द लैंडलॉर्ड्स. दे बोथ हैड बीन having an unholy alliance. They were having a wicked alliance with each other, and together they would exploit the ordinary workers, the ordinary people, farmers. Kaise exploitation? For example, in the entire state, the landlords and royalty, they were exempted from taxes. Tax nahi dete the. By law, tax were exempted to them, and only the ordinary people were to pay taxes. Only they were taxed, and most of the money that used to come from those taxes was spent on the luxuries of the royalty for the wars that they fought, Spanish War में या कहीं और war में, and they were spent on the riches of the landlords. So the ordinary people who were poor, sorry, they were getting poorer because of the atrocities, because of the policies of the monarch. That's true. Thank you, Amir Hamza, for sharing this one. और बाकी कहाँ से आता था अमीर हमजा? 50 plus 2, 52% हो गया, और बाकी maybe whatever is the case, but some, अच्छा maybe from peasants and common man दोनों को मिलाकर होगा. The ordinary people, they were at the receiving end of the state. अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, if government would have been paying after taking taxes from you,
and rich are exempted from taxes, and government does not spend money on you, it only collects money from you, will you consider that kind of state as a good state? Will you have a positive view of the state? Never. Exactly. As a result of which, that was the pathetic conditions. Now, because of these conditions, the people had considered state as an oppression, as a symbol of oppression. They considered rulers as oppressors. उन ordinary लोगों में, सफर करने वाले लोगों में, Rousseau was one of them. And he also, fortunately, had access to the landlords. मैंने आपको कहा ना कि landlords used to fund him. He was a common man, but he was funded by the landlords. Rousseau, because of the bad experience of the French society, because of the pathetic conditions that he observed in the French society, he produced the theory of social contract to liberate people from clutches of the state. I repeat this point. Rousseau's theory of social contract was meant to free the common people from the exploitation and the clutches of the state. इसको आसान लफ्ज़ में कहूँ, उसको लगता था ये जो गरीब हैं ये चेन में हैं फ्रॉम द स्टेट. स्टेट ने इनको बांध के रखा हुआ है, इनको एक्सप्लॉयटेशन करती है, इनके साथ जुल्म करती है. And he wanted to free those people, the ordinary people, and free them from the capitalists, the landlords, free them from the royalty. This was the main context in which he wrote the social contract theory. एक दफा शॉर्टली सुनिएगा प्लीज, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. देखिए, हाब्स ने और लॉक ने लिखा या बादशाह को सपोर्ट करने के लिए या पार्लियामेंट को सपोर्ट करने के लिए. बादशाह के पास पावर हो या पार्लियामेंट के पास हो, उनका कॉन्टेक्स्ट इंग्लैंड था. बट रूसो का कॉन्टेक्स्ट है फ्रांस. और फ्रांस के अंदर डायलेमा ये था दैट पीपल वर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ मोनार्की एंड एट द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जो उन पे टैक्स लगा रहे होते थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होते, एंड दे वर नॉट गिविंग देम एनीथिंग इन रिटर्न. So somehow Rousseau, who was an ordinary man, but who had also observed the riches of the landlord because they raised him, despite that, he wrote his social contract theory to free the common people from the chains of state, from the chains of the landlords. Absolutely, Anwar, मैंने अब यही जुमला बोलना था. Man is born free, but everywhere he is in chains. Man is born free, but everywhere he is in chains. इंसान by birth independent पैदा हुआ है, आज़ाद पैदा हुआ है, but उसके ऊपर chains डाल दी हैं. और सबसे बड़ी chain किसकी है? Who has the strongest chains? State. State is the most important chain on the freedom of the people. तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, थोड़ा सा एक बेसिक गेस करिएगा, इसकी थ्योरी में दो चीज़ें बड़ी सामने नजर आएंगी. एक होगी इकोनॉमिक्स की डिबेट, प्रॉपर्टी इकोनॉमिक्स, बिकॉज इकोनॉमिक्स की बुनियाद पे ही फर्क क्या है ऑर्डिनरी लोगों में और लैंडलॉर्ड में? फर्क प्रॉपर्टी का है ना, और तो कोई फर्क नहीं है. लोग तो वही है, इंसान भी वही है, मेल फीमेल दो ही जेंडर्स हैं, और फर्क सिर्फ ये है कि दे वर द रिच हैविंग प्रॉपर्टी एंड नॉट हैविंग अ प्रॉपर्टी. अच्छा, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो दूसरा मेन पॉइंट आपको नजर आएगा उसके अंदर, वो नजर आएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, concept of property and concept of freedom. These are the two most important elements in Rousseau's theory. Rousseau did not espouse the social contract theory. He did give a social contract theory. थोड़ी different है, but it did. Book का नाम तो था ही social contract, but he did give the theory. दो elements इसकी theory के important है. एक है concept of property, बिकॉज प्रॉपर्टी की वजह से ये क्लासेस बनी हैं, ऑर्डिनरी पीपल एंड लैंडलॉर्ड्स वगैरह, और दूसरा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी.
ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम एलैबोरेट करेंगे, बिकॉज वो चाहता था दैट ऑर्डिनरी पीपल मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द स्टेट, स्टेट से उनको फ्री किया जाए, और उनकी जो प्रॉपर्टी की डिस्टिंग्विश है दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट वन. सो समहाउ ये बेसिक जो है वो पॉइंट्स हैं इसके अंदर. लेट्स बिगिन. सो अगेन, अगर वो फ्रांस में पैदा ना होता, अगर वो फ्रांस में पैदा ना होता, वो पैदा होता इंग्लैंड में, तो क्या उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होती? और अगर वो लैंडलॉर्ड्स के घर पैदा होता या रॉयल्टी के घर पैदा होता, फिर तो किसी सूरत ही नहीं होनी थी, सवाल ही नहीं पैदा होता. सो बिकॉज ही बिलोंग टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड बिकॉज ही वाज लिविंग इन फ्रांस, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. एनीवे, लेट्स स्टार्ट हिज थ्योरी. उसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं. Rousseau begins his theory by first explaining human nature. According to Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, the man by nature is neither good nor bad. He is naive, innocent. Naive मतलब innocent है. He cannot distinguish between what is good and what is bad. And मेरा आपसे सवाल ये है, if a person does not know what is good and bad, naive है, simple है, but he fulfills the fundamental instincts, जो basic instincts हैं, जिसको law of nature कहा जाता है, he meets them. खाना, पीना, सोना, ये basic natural desires हैं. He used to do all of those things. तो उसे अच्छे और बुरे का सेंस तो नहीं है, बट उसे सर्वाइवल का पता है. उसे पता है कि मैंने सर्वाइव करना. He knows how to follow the law of nature. Sort of animal, I agree. तो इसीलिए उसने एक टर्म यूज की. He used the term, and I quote him, man is noble savage. Noble savage. Noble because its innocence is noble, but savage because he follows his instincts. छोटी सी एक मिसाल है, जानवर का आपने लफ्ज़ यूज किया ऊपर, एनिमल्स का. आप शेर हिरन को खाता है, खुशी के लिए खाता है या सर्वाइवल के लिए खाता है? Survival. He may not like it, but he has to. That's his need. Basic instinct है. He has to eat to live, and that's what he does. इंसान भी उसने कहा ऐसे ही थे. इंसान जब भी एक्ट करते थे अपनी इंस्टिंक्ट जरूरत पर करने के लिए. Savage because he only follows the instincts. वो अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं. इंस्टिंक्ट से मतलब ये है कि वो अपनी बेसिकली जिबिलत को फॉलो करें, जो बेसिक नीड्स हैं, नेचुरल अर्जेस हैं, उनको पूरा करते हैं. That's what they do. Noble क्यों है? Because he does not intentionally do harm to anybody. He does not want to do harm to anybody. Innocent है. अच्छा, बच्चों को कहते हैं मासूम होता है, इनोसेंट होता है. आप छोटी सी एग्जांपल लीजिएगा प्लीज. बच्चे को आप कहते हैं इनोसेंट होता है. इनोसेंट बच्चा, उसे अच्छी और बुरी का सेंस होती है? Does he have the sense of good and bad? अगर होती तो अपना नुकसान तो ना करता ना. एक बच्चा अपना नुकसान कर जाता है, वो अपना ही हाथ जला देता है, अपने आप को गिरा देता है, बिकॉज ही हैज नो सेंस ऑफ गुड एंड बैड. लेकिन अक्सर देखा होगा, छोटे बच्चे हों, गेस्ट आए हों, उनके सामने से बिस्कुट उठा के खा लेते हैं, और हमें लगता है कितनी बुरी बात है. ऐसा ही है, हम इनको बुरा समझ लेते हैं. किसी के सामने से कुछ चीजें खाना शुरू कर देते हैं, किसी के सामने कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो हमें लगता है कि नहीं बोलना चाहिए उनको. बट दैट हैपेंस बिकॉज दे आर इनोसेंट. So they are following instincts. They are following instinct. They are innocent, and they don't know it's a bad thing. They don't know it's a good thing. They just do it because they want to, so they do it. आप और मैं बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, और बहुत कुछ करने चाहने के बावजूद हमारी ट्रेनिंग हमें बताती है कि ये करना अच्छी बात है, ये करना बुरी बात है. हम चुप हो जाते हैं. ऐसा होता है.
ऐसा ऐसा बच्चे को सिखा देते हैं, बच्चे अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुमने ये हरकतें नहीं करनी है। वी टेल देम, अब आप वो हरकतें कर सकते हैं जो बचपन में करते थे, कैन यू डू इट? यू डोंट। बट व्हाट वी टॉट देम नॉट टू डू, but what we taught them to do was actually not the instinct with which you were born. By birth आपकी ये instinct नहीं थी, you learned it. That's not natural, that's trained one. ऐसा ही है, उसने कहा इंसान ऐसा ही है, he is like an yes, true, it's the same one. So man is noble savage, और नोबल सैवेज ये है कि वो उससे क्या करता है, वो अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है। अब वो इंस्टिंक्ट किसी के लिए बुरी हो सकती है, ठीक है, वो एग्जैक्टली वो एवोल्यूशन में आ जाता है, इंसान के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस आ जाता है। सो द पॉइंट इज कि मैन इज सैवेज, वो इंस्टिंक्ट को फॉलो करता है, ही डज नॉट हैव द कोड ऑफ दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, दैट्स अ सिंपल आइडिया। सो एसेंशियली अगर हम इन नटशेल देखें, बास किताबों वालों ने लिखा भी है कि रूसो इंसानी नेचर को अच्छा समझता है, ही कंसीडर्स ह्यूमन नेचर एज गुड वन, बट हम गुड के बजाय कहेंगे इनोसेंस, एंड इनोसेंस इज गुड बाय द वे। अच्छा, इन एडिशन टू ह्यूमन नेचर ही गोज ऑन टू देन एक्सप्लेन स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर क्या होती है? स्टेट ऑफ नेचर इज द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने सिखों के ज़माने, सिखों के मतलब सॉरी एंशिएंट टाइम्स में, प्री हिस्टोरिक जो टाइम्स थे, उस ज़माने में क्या कंडीशन थी लोगों की, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ लाइफ एट दैट टाइम इन एंशिएंट टाइम्स। तो अगर इंसान ऐसे हों जिन्हें सेंस ऑफ गुड एंड बैड ना हो, नोबल सैवेज हो, तो उस माशरे में, उस माशरा नहीं होगा, उस कंडीशन में लोगों की लाइफ कैसी होती होगी एंशिएंट टाइम्स में? There will be peace, there was peace, they were free. अच्छा, मेरा सवाल है, फ्री कैसे? बच्चा अपने आप को फ्री फील करता है तभी तो जो दिल चाहता है कर लेता है। यू डू व्हाट यू लाइक टू, यू आर नॉट चेन्ड बाय, आप लॉज नहीं है और साथ कोई बुराई का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं ये करूंगा तो ये बुरा कहलाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये कोई सेंस नहीं है। लोग क्या कहेंगे ऐसा कोई सेंस नहीं है, बुरा लगेगा ऐसा कोई सेंस नहीं है। इफ आई विल डू समथिंग तो मुझे ये डर नहीं है कि कोई ऐसे कहेगा, तो एग्जैक्टली व्हेन देयर आर नो वैल्यूज, नो नॉर्म्स, बिकॉज देयर आर नो सेंस ऑफ गुड एंड बैड, सो देयरफॉर द पीपल लिव्ड अ फ्री लाइफ बट सॉलिटरी लाइफ। व्हाई सॉलिटरी लाइफ? आप किसी से गुड करते हैं तो आप फ्रेंडशिप बनाते हैं, दोस्ती बनानी अच्छी बात है, किसी को मारना बुरी बात है। आप यू बिकम सोशल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू अंडरस्टैंड दैट योर गुड इज इफ यू इंटरेक्ट विद अदर्स। अगर मैं किसी की हेल्प करूंगा वो मेरी हेल्प करेगा, एंड दैट इज अ सेंस ऑफ गुड एंड बैड। दे डिडंट हैव द सेंस ऑफ गुड एंड बैड, दे ओनली न्यू हाउ टू सेटिस्फाई देयर इंस्टिंक्ट्स, and they were only concerned about their instincts, noble savage. And therefore, because they were only self-centric, therefore we call their life as solitary life, akela pantha. They never made friends, they never made enemies, they just lived on their own. Individual life guzarte rahe. So life was solitary, peaceful and free at that time. Sukoon tha. Nobody would poke into the affairs of nobody. Nobody would interfere in the affairs of nobody because they didn't know. Interference का मतलब तो ही होता है अच्छा या बुरा. You want to do good to somebody, you want to do harm to somebody. No idea at all. It's a very ideal view. पर then ठीक कह रही हैं. एक मूवी में अक्सर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ जी, अक्सर घूमो फिरो मजे करो, एब्सोल्युटली नो सोसाइटी एट ऑल, सोसाइटी नहीं थी। एक मूवी कभी आपने देखी हो, इस तरह के स्टेज आइडियाज में मूवीज बनती है बहुत। एक मूवी बनी थी, अब मैं भूल गया हूँ, हाँ, द इन्वेंशन ऑफ लाइंग, द इन्वेंशन ऑफ लाइंग। इट्स अ वंडरफुल मूवी, इट्स एन आइडिया, वही वाला जिन लोगों ने देखी है, आइडिया यही है कि एक ऐसी दुनिया
अच्छा ऑस्कर नॉमिनेटेड है, ऐसी दुनिया जिसमें एवरीबॉडी स्पीक्स द ट्रूथ। अच्छा मुझे इन प्रोड्यूसर्स के नाम नहीं आते जी, बट इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग मूवी लाइक हिप यस। मनु का सवाल ये हाउ इट बिकम एज पीसफुल सोसाइटी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीसफुल बिकॉज वायलेंस तो तब होगा ना जब आप किसी का बुरा चाहोगे, या आप अपनी इंस्टिंक्ट के अलावा, आपकी इंस्टिंक्ट में क्या है, सर्वाइवल, और सर्वाइवल आपका किस में है, खाने पीने में, बेसिक नीड्स, फूड, ईटिंग, रिप्रोडक्शन, ये बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, एंड दे फॉलोड दैट। अदर देन दैट दे डिडंट फॉलो एनीथिंग एल्स। प्रॉपर्टी एक्वायर करना, प्रॉपर्टी का सेंस ही नहीं है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है तुम्हारी प्रॉपर्टी है, दे हैव नो सेंस एट ऑल। सो ना प्रॉपर्टी का पता है, ना शोहरत का पता है, ना किसी और चीज का पता है, दे जस्ट फॉलो द इंस्टिंक्ट्स, बेसिक चीज है। एंड दिस इज व्हाई लॉक के नजदीक प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट, रूसो के नजदीक नहीं है। नेचुरल लाइफ में प्रॉपर्टी की सेंस नहीं थी लोगों को, लेकिन लॉक के नजदीक लोगों की प्रॉपर्टी की सेंस थी। इसीलिए लॉक बना कैपिटलिस्ट का चैंपियन, रूसो को लेते हैं लोग सोशलिज्म की तरफ। दे वोंट chaos नहीं आएगा, बिकॉज दे विल नॉट कोलैबोरेट, दे विल मीट देयर ओन नीड्स एंड दैट्स इट। बट रूसो ने कहा, अब यहां पे कहा, सब कुछ उनको सेंस ही नहीं है गुड एंड बैड का, उनको सेंस ही नहीं है कि मैंने एसोसिएशन बनानी है, मिलके काम करना है या मिलके लड़ना है या कुछ भी करना है, दे डोंट हैव द सेंस ऑफ इट। एवरीबॉडी वाज ऑन इट्स ओन। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ? हमने हाफ्स की रखा, फियर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लॉक की दफा पॉपुलेशन बढ़ी, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बनना शुरू हो गए और कॉन्ट्रैक्ट किया। रूसो क्या कहता है, अब ये क्या कहानी बनाता है, एज्यूम कर रहे हैं सारा, वो कहता है when they were living a peaceful life, a solitary life, but then a serpent entered their life. A snake entered their life, and that snake and that serpent, no sense of property at all. That serpent, सांप नहीं था असल में, इट्स अ मेटाफर फॉर प्रॉपर्टी। उसने कहा फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ प्रॉपर्टी का। यस, इट्स अ सिंबल ऑफ फॉल ऑफ एडम्स, serpent। अच्छा, अब वो क्या है प्रॉपर्टी, कैसे? रूसो के वर्ड्स हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होंगे बट आइडिया कुछ तरह से है। उसने कहा व्हेन द वेरी फर्स्ट मैन, पहला एक इंसान उठा, एंड ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पीस ऑफ लैंड एंड सेड दिस लैंड इज माइन एंड दैट लैंड इज दाइन। दिस लैंड इज माइन and that land is thine. That was the man who established the first society. That was the man who established a society. अब सोसाइटी से क्या मतलब है, सोसाइटी से कैसे लिंक करता है? जब एक इंसान ने कहा ये ज़मीन मेरी है और वो ज़मीन तुम्हारी है, तो मेरी ज़मीन पे अगर कोई और कब्जा करेगा, that was considered to be a bad thing. Sense of good and bad was developed. THINE, दाइन के स्पेलिंग होते हैं जी। दिस इज माइन, ये प्रॉपर्टी मेरी है, दैट इज दाइन, वो तुम्हारी है जी। एग्जैक्टली जी, कार्ल मार्क्स का भी हम यही पढ़ेंगे सॉर्ट ऑफ, ये मेरी वो तुम्हारी। तो जब ये मेरी है तो ऑब्वियसली बात है मेरी प्रॉपर्टी में कोई आएगा तो वो बुरा समझा जाएगा, और तुम्हारी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी में कोई मेरी हेल्प करेगा तो अच्छा। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से लोगों के अंदर सेंस आ गया, रैशनैलिटी आ गई, गुड एंड बैड की कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। और जिस लोगों में गुड और बैड का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दोज पीपल एज सोसाइटी। कॉमन आइडिया ऑफ गुड एंड बैड इज व्हाट वी कॉल द सोसाइटी। सो दिस इज, सरपेंट एंटर ना होता, लोग प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आता, लोग सुकून से रह रहे थे, चिल कर रहे थे। एब्सोल्युटली नोबडी वाज इनटू नोबडीज अफेयर्स, ईच इंडिविजुअल वाज फ्री। बट फिर प्रॉपर्टी आई और सोसाइटी बनी, और जब सोसाइटी बनती है तो फिर लोग क्या कहेंगे वाला जुमला आ जाता है। यू लूज योर फ्रीडम्स, यू लूज योर लिबर्टीज, यू एम्बॉडी चेन्स। आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, चेन्स आ जाती हैं, बिकॉज आप कॉन्शियस हो जाते हो, लोग कहेंगे बुरा है, लोग कहेंगे अच्छा है। सोशल कंट्रोल्स बनना शुरू होते हैं, फैमिली के, फ्रेंड्स के,
सोसाइटी के चेन्स बनना शुरू हो जाती हैं. सो दिस इज वाई वो अक्सर हम नहीं कहते इग्नोरेंस जो होती है समटाइम इट्स अ ब्लेसिंग. ना पता होना अच्छा होता है. बट एज सून एज पीपल गॉट कॉन्शियस, एज सून एज पीपल गॉट द सेंस ऑफ गुड एंड बैड, दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ देयर लिबर्टीज. Ignorance is a bliss, yes. Is it clear? जब गुड और बैड का कॉन्सेप्ट हुआ तो लोगों ने प्रॉपर्टी और वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट बनना शुरू हुआ. गुड एंड बैड के कॉन्सेप्ट के साथ जब सोसाइटी बनी तो सोसाइटी के डिस्प्यूट बनना शुरू हुए. सोसाइटी में हायरार्की नहीं होती ना. देयर इज नो हायरार्की इन सोसाइटी. देयर आर पीपल जस्ट और हैविंग कॉमन वैल्यूज. So when there were disputes and conflicts, then those people said, let's enter into a contract. अब हम contract करते हैं और contract करके let's try to restore our freedoms. यहाँ पे दरम्यान में इस पॉइंट को अगर आपने नहीं लिखा तो कोई बात नहीं. एक दरम्यान में एक पॉइंट था बड़ा इंपॉर्टेंट. रूसो ने कहा जब प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट की वजह से सोसाइटी बनी, डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो पीपल लॉन्ग्ड फॉर, they desired to go back to the state of nature. लोगों की ख्वाहिश आई कि हम वापस चले जाएं उस स्टेट ऑफ नेचर में, और उस स्टेट ऑफ नेचर में जहां एवरीबडी वाज फ्री एंड नोबडी हैड नोबडी इंटरफेयर एंड देयर वाज पीस. And they wanted to achieve the same innocence, they wanted to achieve the same freedom that they enjoyed in the state of nature. But was it possible now? It was not. तो क्या करें? अब इनोसेंस तो नहीं आ सकती, इनोसेंस नहीं आ सकती, तो हम फ्रीडम किसी और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि लेट्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. और कॉन्ट्रैक्ट किया. कॉन्ट्रैक्ट क्या था? द पीपल स्पोक अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो वर्ड्स तो एग्जैक्टली नहीं होंगे बट आइडिया वही है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं. वो कहता है कि द पीपल गैदर्ड एट अ प्लेस एंड दे स्पोक अ कॉन्ट्रैक्ट. उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बोला, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वो एग्जैक्ट वर्ड फिर रिपीट करूं नहीं है. उन्होंने कहा वी सरेंडर ऑल आवर राइट्स नॉट टू एनी मैन, not to any man or any assembly or group of men, not to any individual, but to the general will of the community. We surrender all our rights not to individuals, not to people individually or collectively, not to the community, but to the general will of the community. हम अपने इंटरेस्ट को सरेंडर करते हैं कम्युनिटी की जनरल विल से. अब मेरा आपसे सवाल ये है, जब लोगों ने अपने राइट्स को सरेंडर किया जनरल विल को, तो अब सॉवरेन कौन बना? हु बिकेम द सॉवरेन? General will. General will became sovereign because people surrendered their rights to the general will. To the will of community, we can say that's true of us. But the will of the community means general will. They did not surrender to people. They surrendered to an idea that is called the general will. अभी explain करता हूँ जी general will से क्या मतलब है. But the idea is they did not surrender to people. अच्छा, वैसे आपसे सवाल है छोटा सा, अगर लोगों को ही सरेंडर करना था, अगर लोगों को ही सरेंडर करना था, तो फिर लिबर्टी तो अचीव नहीं हो सकती. लिबर्टी तो तब अचीव होगी जब कोई लोग आपके ऊपर ना रहे. डिस्प्यूट है जिसके साथ, वही आपको रूल करना शुरू कर दे. विल यू फॉलो हिम? जिसके साथ आपका डिस्प्यूट हो, विल यू सरेंडर टू हिम? यू वोंट. सो द आइडिया वाज कि आइडिया ये था कि हम क्यों किसी इंडिविजुअल को सरेंडर करें? व्हाई टू एनी पीपल? दे डिडंट ट्रस्ट पीपल. They wanted to surrender to the general will idea. Let's see now what is general will.
यस कुरान ट्रू। जनरल विल, आप जरा लिखिएगा अपने पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है, फिर आपने मुझे तशरीह बतानी है। जनरल विल इज द विल, जनरल विल इज द विल which wills the will of people। और आपने सोचना है मुझे बताना कि इसका क्या मतलब है। Tell me, what does it mean by general will is a will which wills the will of people? Common interest. Yes. Common good. Common good. Majority कलश नहीं है उसके अंदर। Interest of the community. Mutual interest of the entire community. अच्छा, अब जरा सुनिएगा प्लीज इसको, पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट। जो it's a will which works for the interest of the people. It's a will which works for the interest of the people. अब लोगों का इंटरेस्ट क्या है? What is the interest of the people? अब मेरा आपसे सवाल ये है, जनरली बताइएगा। यस अली, लोग चाह रहे थे, they wanted to achieve the same liberty and same freedom that they enjoyed in the nature. They wanted to get the same freedom, the same innocence. वही freedom, वही innocence चाह रहे थे। So general will works for, जी मुझे ऐसे ही है। So general will actually desires the freedom of liberties of people. लेकिन कैसे पता चलेगा कि जनरल विल कहां पे है? हु विल एक्सप्रेस द जनरल विल? मेजॉरिटी, एक्शन रिप्ले। यस, मेजॉरिटी जाएगी। कैसे पता चलेगा कि हाउ जनरल विल बी एक्सप्रेस्ड? हु विल डू दैट? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी? अब यहां पे रूसो कहता है, और मैं उसकी बात से एग्री करता हूं। वो कहता है जनरल विल मे बी द विल ऑफ द मेजॉरिटी और इट मे बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी। रूसो कहता है जनरल विल मे बी रिप्रेजेंटेड बाय और मे बी एक्सप्रेस्ड बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी और द विल ऑफ द माइनॉरिटी। अच्छा, जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। जनरल विल मे बी द विल ऑफ द मेजॉरिटी और इट मे बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी। ये है कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए। इट इज फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर सोसाइटी। बट हु रिप्रेजेंट्स इट? कौन बताएगा? वो मेजॉरिटी भी कह सकती है, वो माइनॉरिटी भी कह सकती है। अच्छा, आप जरा थोड़ी देर के लिए इसको जरा साइड पे रखिएगा। वापस आते हैं अरिस्टोटल के ऊपर। अरिस्टोटल की जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के अंदर, जी इट डज। अच्छा, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन में मोनार्की वो स्टेट होती है जिसमें यस, हु विल डिसाइड? इट इज फॉर जनरल इंटरेस्ट। मोहम्मद साजिद, एग्जैक्टली, इट कैन बी मेजॉरिटी और इट कैन बी माइनॉरिटी। यही वो कह रहा है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है, अब सुनिएगा प्लीज मेरी बात को, अब टाइप नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, अरिस्टोटल की जो मोनार्की है उसमें वन मैन रूल्स फॉर एवरीबडीज इंटरेस्ट, और फिर नीचे आती है अरिस्टोक्रेसी। वही एक्सप्लेन कर रहा हूं आप उसको। अब मेरा सवाल है, आप मोनार्की में कितने पर्सन्स रूल करते हैं अगर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल? 1। और अरिस्टोक्रेसी में कितने पर्सन रूल करते हैं? फ्यू। 2 स्पेसिफिकली नहीं, फ्यू, सम।
अच्छा, जब हम कहते हैं फ्यू और सम, इज इट मेजॉरिटी और इट्स माइनॉरिटी? इट्स माइनॉरिटी, ऑब्वियस बात है, फ्यू का मतलब ये होता है माइनॉरिटी होता है। अच्छा, ये जो मोनार्की है और अरिस्टोक्रेसी है, इसमें माइनॉरिटी एक बंदा हो सकता है या कुछ लोग हो सकते हैं। माइनॉरिटी, डज इट वर्क फॉर एवरीबॉडीज इंटरेस्ट और इट वर्क फॉर सेल्फिश इंटरेस्ट? एवरीबॉडीज इंटरेस्ट नहीं, सेल्फिश तो नहीं है, सेल्फिश नहीं है। मैंने बताया था मोनार्की वो होती है जिसमें एवरीबॉडीज इंटरेस्ट होते हैं। इट कैन नॉट बी बोथ। अरिस्टोटल ने क्या कहा था? अरिस्टोटल जिन लोगों ने पढ़ा था, याद नहीं आपको? अरिस्टोटल ने तो कहा था वो सेल्फिश तो वो होते हैं जो कि टिरनी कहलाती है, ऑलिगार्की कहलाती है। ये जो मोनार्क है, एक मोनार्क, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, मोनार्की वर्क फॉर एवरीबॉडीज इंटरेस्ट, अरिस्टोक्रेसी वर्क फॉर एवरीबॉडीज इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट की काम करती है। अच्छा, वहां पे क्या माइनॉरिटी सबके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रही? इफ ही कैन से इट एंड वी वर फाइन विद दैट, इसका मतलब ये हुआ दैट जनरली कंसेंसस आइडिया है सबके इंटरेस्ट का ख्याल रखना जरूरी नहीं होता कि वो मेजॉरिटी ही कॉमन इंटरेस्ट का ख्याल रख रही हो। इट कैन बी समटाइम्स ऑफ इंडिविजुअल और फ्यू इंडिविजुअल्स दैट कैन आल्सो work for the interest of the entire community. So general will, which is actually the will for people, comes from majority or it can come from minority. No, no Sanan, absolutely not. ये तो नहीं कहा हमने, तो उसमें इलेक्शन की बात ही नहीं की। हमने अरिस्टोटल ने तो इलेक्शन की बात ही नहीं की, फ्यू पीपल कैसे रूल करेंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, ये तो उसने बात नहीं की। और वैसे मोनार्की को कौन करेगा? वन मैन रूल। सॉरी, एब्सोल्युटली। देखिए, the ultimate goal that matters is the freedom of the people. That's what general will does. चाहे वो कोई एक बंदा उनकी फ्रीडम गारंट कर दे, कुछ लोग कर दें, चाहे मेजॉरिटी कर दें, बट पीपल नीड टू बी फ्रीड। पीपल नीड टू बी फ्रीड फ्रॉम whom? किससे फ्रीडम चाहिए उन्हें? यस, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, इट कुड प्रोपेगेट कॉमन इंटरेस्ट। देखिए, दुनिया में एक जमाने में कॉन्सेप्ट होता था कि मेजॉरिटी पब्लिक, जो मेजॉरिटी होती है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सकती है। यूरोप डेवलप हुआ, अमेरिका डेवलप हुआ, चाइना ने कहा हमें मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वी आर कम्युनिस्ट पार्टी। बट क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां नहीं हुई? डिडंट इट स्टार्ट वर्किंग फॉर एवरीबॉडीज इंटरेस्ट? इट डिड। क्या सिर्फ डेमोक्रेसीज ही डेवलप करती हैं? चाइना ने कहा नहीं, जो नहीं होता। सो कॉमन इंटरेस्ट का ख्याल हमेशा मेजॉरिटी रखेगी, ये ऐसा जरूरी नहीं है। इवन माइनॉरिटी कैन लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। सो दिस जनरल विल कैन बी द विल ऑफ द मेजॉरिटी एंड इट कैन बी द विल ऑफ द माइनॉरिटी। जी एग्री। अगर सिर्फ मेजॉरिटी रूल होता, उसको हम कहते दैट द डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी, that would have become the dictatorship of the majority. और यहां पे वो कह रहा है कि नहीं, it can be will of the majority, it can be will of the minority, वो कोई भी हो सकता है। जनरल विल बनती कैसे है? हाउ इट इज डेवलप्ड? ये डेवलप कैसे होती है? रूसो सेज that general will consists of actual and real wills. कोई भी रूल करे, फ्रीडम होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। एक्चुअल विल, रियल विल, दो तरह की होती है। अब रूसो कहता है आपके सवाल का जवाब मैं आखिर में दूंगा। जनरल विल के बारे में कहता है कि वो दो तरह से होती है। उसमें एक कहता है एक्चुअल विल, एक कहता है रियल विल। जनरल विल क्या होती है? एक्चुअल विल एंड रियल, दो इस पर मुश्किल होती है। अच्छा, एक्चुअल विल क्या होती है? इट्स अ विल विच वर्क्स फॉर द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इट्स द विल विच वर्क्स फॉर द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करती है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल विल।
और रियल विल क्या होती है? इट्स अ विल विच पुशेस ह्यूमन बीइंग्स टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। एक्चुअल विल सेल्फिश बनाती है इंसान को, रियल विल केयरिंग बनाती है इंसान। एंड ईच पर्सन हैज बोथ एक्चुअल एंड रियल विल्स इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हर इंसान के अंदर एक्चुअल विल भी होती है दैट ऑलवेज पुशेस ह्यूमन बीइंग्स टू एक्ट सेल्फिशली, बट टू बैलेंस इट नेचर हैज आल्सो प्लेस्ड एन रियल विल विच पुशेस इंसान टू वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। दो आवाजें आती हैं, एक अपने इंटरेस्ट के काम करने के लिए हमें कहती है, एक हमें कहती है सबके इंटरेस्ट के लिए काम करो। आसान है रियल विल और एक्चुअल विल, मुश्किल तो नहीं। एक हमें सेल्फिश बनाती है, एक हमें केयरिंग बनाती है। एक्चुअल विल सेल्फिश है, रियल विल अदर्स केयरिंग है। नोबल सैवेज एग्जैक्टली। अच्छा, अब सवाल ये है कि इंसान के अंदर अकॉर्डिंग टू द रूसो, in each individual there is always a battle between the actual and the real will. There is always a battle between actual and real will. And as a result of this battle, as a result of the clash between the two, जो synthesis बनता है, that synthesis is called general will. The general will, in simple mathematical language, is a synthesis of actual and real wills. That's true. Angels and demons. देखिए मूवी। So actual and real will, और दोनों के दरम्यान में जो क्लैश है, सिंथेसिस बनता है, जो सिंथेसिस बनता है वो होती है जनरल विल। इसका मतलब है जो जनरल विल है ये वो कह रहा था एक डोमिनेट नहीं करती, सिंथेसिस बनता है। अब व्हाट इफ वन डोमिनेट्स, फिर दूसरों को थ्योरी दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, बट वो कहता कि नहीं, एक नहीं। एक्चुअल प्लस रियल विल इंटरैक्ट करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं और फिर बनती है जनरल विल। अच्छा, अब जरा देखिएगा, जो जनरल विल है वो सबके इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो ये सबके इंटरेस्ट के लिए काम करेगी तो उसका भी तो इंटरेस्ट यही होगा, उसका इंटरेस्ट भी तो यही होगा जिसकी मैं एक इंडिविजुअल हूं, अगर एक जनरल विल सबके इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है तो मेरे इंटरेस्ट के लिए भी काम कर रही है। सो माई इंटरेस्ट इज ऑल्सो फुलफिल्ड इन द जनरल विल। Everybody's interest is fulfilled in general will. And what is that interest? The interest is not the economic development, but the freedom and liberties. अच्छा, liberties from whom? Liberties from other people. किसी भी इंसान से लिबर्टी चाहिए, इसीलिए वो इंसानों को सरेंडर करवाता है, किसी इंसान के आगे सरेंडर नहीं करवाता, वो इंसानों को सरेंडर कराता है आगे जनरल के। तो हम उस आइडिया को मानेंगे जो आइडिया सबके इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जो आइडिया किसी एक के इंटरेस्ट के लिए काम करेगा हम उसको नहीं मानेंगे। इंसानों को तो करते ही नहीं, आइडिया को। अच्छा, आइडिया को मानने की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। बच्चे समझते हैं आइडिया को कैसे मानना है, तो आपने रूल ऑफ लॉ सुना होगा। रूल ऑफ नवाज शरीफ नहीं है, रूल ऑफ इमरान खान नहीं है। रूल ऑफ क्या है? लॉ है। लॉ इज अ प्रिंसिपल, law is an idea, it's a notion, it's not a material thing. So yahan bhi people wanted general will to rule, they surrendered to general will because they think that general will can free them from other people. और other people से मतलब obviously state है, lords हैं, landlords हैं, उन सब की बात हो रही है। अच्छा, let's now move towards the features of the theory. 1. This social contract created state. This social contract created state. और state क्यों बन गई? Because people got politically organized. They surrendered to an idea. A higher authority was created, which is general will. इसमें sovereign कौन है state में? Who is sovereign? General will. General will is the sovereign. इंडिविजुअल नहीं है, इंसान नहीं है, जनरल विल सॉवरेन। इज इट अ नेचुरल स्टेट और ऑर्गेनिक स्टेट या इट्स एन आर्टिफिशियल स्टेट?
आर्टिफिशियल, मैन मेड है। फिर लिखेंगे यहाँ पे जनरल विल। अगर आप जनरल विल वहां पे एक्सप्लेन कर चुके हो पहले, या तो पहले कर लें, अगर आपने पहले यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, अब यहाँ पे कर सकते हैं। दैट जनरल विल बी सॉवरेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ रियल एंड एक्चुअल विल्स। अगर यहाँ लिख दिए फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। फिफ्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। मेरा आपसे सवाल ये है, इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट इज द एंड और स्टेट इज द मीन्स टू एन एंड? इट्स अ मीन्स। एंड क्या है? व्हाट इज द एंड? फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी। और लिबर्टी किससे? दिस स्टेट इज मेंट टू फ्री पीपल फ्रॉम स्टेट as well as to the society. इंसान को फ्रीडम चाहिए, the same freedom that they enjoyed in the times of state of nature. तारीखी ज़माने में जो फ्रीडम एंजॉय करते थे, सेम फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट एंड फ्रीडम ऑफ अदर पीपल। अच्छा, अब मेरा सवाल है, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, क्या और स्टेट का काम है अपने आप से फ्री करना और दूसरे लोगों से फ्री करना मुझे। State has to free me from the control by you or by any other state institution. अब मॉडर्न जमाने में अगर पुलिस सुनिएगा बड़ा साथ अभी इसी पॉइंट से, अगर पुलिस आपको हफ्ते बेजा में रखे, आप कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा ही है। If they detain you illegally, you can go to the court of law. अगर आप मिसिंग पर्सन जाए फिर तो कुछ नहीं हो सकता, बट हैबस कॉर्पस में आ जाता। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, पुलिस भी स्टेट है और उसके खिलाफ उसने आपकी लिबर्टी को चेंज किया, आपको आज़ादी को छीना, आपको कैद कर लिया, आप उसके खिलाफ किसके पास जा रहे हैं? Who are you approaching? State. Judiciary is part of state. So स्टेट से फ्रीडम हो तो भी स्टेट इंश्योर करेगी, और अगर दूसरा इंडिविजुअल मेरे मामलात में दाखिल कर रहा हो, मेरा पड़ोसी मेरे मामलात में दाखिल कर रहा हो, मेरा मोहल्लेदार में दाखिल कर रहा हो, कोई दूसरा मेरी प्रॉपर्टी पे आकर कब्जा कर ले, तो फिर भी हम कहां जाएंगे? स्टेट के पास। यू हैव टू गो टू स्टेट। हर इंडिविजुअल, हमारे यहां तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो माँ बाप उठाकर थप्पड़ लगाते हैं, फ्रीडम की बात करते हो, लिबर्टी की बात करते हो, लेकिन अगर यूरोपियन सोसाइटीज में वहां माँ बाप अपने बच्चे को मारे तो बच्चे क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं? पुलिस कॉल 911 अमेरिका के अंदर, एंड पुलिस मेक श्योर दैट इवन अ किड एज एन इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द स्टेट एज वेल एज द फैमिली। वहां इंडिविजुअल को फ्रीडम चाहिए है, अपनी ही फैमिली से भी और अपने माशरे से भी। वहां कोई पड़ोसी मुदाखलत नहीं करता, वहां एवरीबॉडी कंसिडर्स एवरीबॉडी एज अ फ्री मैन। तो मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट थी, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ये उस माशरे पे तो अब ज़्यादा अप्लाई नहीं होती, हमारे माशरे पे जरूर अप्लाई होती है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। हमारे यहाँ प्राइसेस डिटरमिन करनी है स्टेट ने। जी, एब्सोल्युटली ट्रू। सो हमारे माशरे में आप देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शन दैट वी हैव। लोग क्या कहेंगे, हर तरह से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं। आप फॉर्मल ड्रेस पहन के जाया करें। हम टीचर्स के साथ बड़ा मसला होता है, हम टीचर्स जब कोई ड्रेस पहन के कैजुअल चले जाते हैं, कैजुअल क्यों पहन के आए हैं? बिकॉज आपको फॉर्मल पहनना चाहिए, बिकॉज आप टीचर हैं। बट टीचर है, इंसान तो है ना, मतलब इसमें स्टूडेंट्स जो मर्जी पहन के आ जाते हैं, हमारे लिए मसला बन जाता है। It happens with everybody. We expect people to behave in a particular way. We actually do not deny them the freedom to make choices. मैंने उसी को कहा, बहुत बड़ी चीजें तो छोड़ें, आप में से कितने लोगों को ये लिबर्टी और फ्रीडम है कि अपना नाम भी रख सकते हैं? How many of you are free to make choices for yourself? नाम रख सकते हो। That's the dilemma. That's the dilemma. हमें नाम रखने की नहीं है, बाकी फ्रीडम से दूर की बात है। एक कमेंट आया जी, वी आर नॉट ग्रीक्स, वी आर मुस्लिम्स। यू आर राइट। इसका मतलब ये है, कहना चाह रहे हैं
कि हमारे माशरे में जितनी फ्रीडम्स हैं वो इस्लाम की दी हुई फ्रीडम्स हैं। अब नाम रखने से इस्लाम हमें मना करता है? इज इट इस्लाम बैरिंग आवर लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स? इट्स नॉट, इट्स द सोसाइटी दैट डज। तो इस्लाम नहीं कर रहा होता, मैं इसी इस्लाम को ब्लेम भी नहीं करता। अब मुस्लिम्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास लिबर्टीज नहीं है, फ्रीडम्स नहीं है। इस्लाम तो देता है, मुसलमान नहीं देते। एग्जैक्टली, सो दैट्स द डिफरेंस। हमें इस्लाम में और मुसलमानों में थोड़ा फर्क है, काफ़ी, थोड़ा तो नहीं, काफ़ी फर्क है। तो समहाउ ये उसकी थ्योरी है जी। दिस इज व्हाट इज हिज थ्योरी, दीज आर द फीचर्स ऑफ हिज थ्योरी। एनी क्वेश्चन ऑन दैट? अब इसी की थ्योरी पे फिर क्या हुआ, उसने लोगों को कहा कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने आपको चेन में रखा हुआ है, ये जो रॉयल्टी है, स्टेट मस्ट वर्क फॉर योर लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स, एंड इफ यू आर नॉट गिवन फ्रीडम्स तो ये इसको कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज रिवोकेबल। रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है। कंडीशन ये है लिबर्टी चाहिए, जनरल विल को उसने किया है लिबर्टी चाहिए, अगर नहीं मिल रही ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। It was Rousseau's teachings, it was Rousseau's writings that actually created the conditions of revolt in France, and people then ultimately rose up against the ruling elite. अभी कंपैरिजन पे आते हैं जी। कंपैरिजन से पहले state ensures liberty by rule of law, that's true. Can you please explain the serpent point again? चैट बड़ी कर दीजिएगा ना से। serpent point ये था जी कि जब लोग ठीक ठाक हंसी खुशी रह रहे थे तो अचानक से एक बंदा उठा, उसने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। जब उसने कहा, जिसने इंसानों को सिखा दिया गुड और बैड क्या होता है, और जब गुड और बैड का सेंस आ गया तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, डिस्प्यूट शुरू हो गए, हम सोसाइटी बन गए, सिविलाइज हो गए, और सिविलाइजेशन में डिस्प्यूट बनना शुरू हो गए, और डिस्प्यूट बनने के लिए फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा आपस में आके, और वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर जो भी सरेंडर हुआ। यस, दैट्स ट्रू। लॉक्स ने भी कहा था वैसे, लेकिन उस कर लें, चैट ऊपर कीजिएगा। बस ठीक है, ओके। यस, आई टू लाइक थी, मेरा मोस्ट फेवरेट राइटर जो है वो रूसो है जी। ही इज माय मोस्ट फेवरेट एंड आइडियल थिंकर, बिकॉज ही वांट्स पीपल टू फ्री फ्रॉम अदर पीपल एज वेल एज फ्रॉम द स्टेट। एब्सोल्यूट। Who will ensure the general will, like any leadership concept in this theory? अब ये ज़ुल्फ़िकार बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे बड़ा उसका क्रिटिसिज्म आता है, वेग पॉइंट है। Who will ensure? ऊपर किसी ने कहा गवर्नमेंट कहाँ से आ गई, यही प्रॉब्लम था कि वो ये इंश्योर कौन करेगा that general will is followed. We don't know. It can be people, it can be, we don't know. पाकिस्तान में तो मिलिट्री ऐसा काम करती है, बट who does it, according to Rousseau, वो वेग है, इसके बारे में क्लियर नहीं है, इसका क्रिटिसिज्म पॉइंट है। Any major achievement to his name, the most important achievement is he is considered to be the intellectual founder of the French Revolution and the modern concept of liberties. Revocable, repeat कर दें, this contract is revocable means reverse किया सकता है, contract cancel किया सकता है, because जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी लोग होंगे जो गवर्न करेंगे स्टेट को, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, they will have to ensure the liberty of people. अगर वो लोगों की लिबर्टी इंश्योर नहीं कर सकते, then they will not be able to govern. रूसो led to French Revolution, absolutely जी। आगे जाइएगा, स्मान सो चैट नीचे नीचे नीचे। Is this theory became the reason of French Revolution? Yes, it was a theory that caused the French Revolution. थोड़ा सा ऊपर जाइएगा चैट में, ऊपर ऊपर बस। He does, how does he explain the concept of economy? और मेरा देखें, उसने कहा कि पूरी स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से शुरू हुआ, प्रॉपर्टी की वजह से शुरू हुआ। प्रॉपर्टी ना आती तो कॉन्फ्लिक्ट ना बनते। प्रॉपर्टी इज द रीजन व्हाई कॉन्फ्लिक्ट बिगेन। प्रॉपर्टी की वजह से इंसान चेन में आया, दैट्स द आइडिया जी। आसान, एग्जैक्टली। उस बंदे को पकड़े जिस बंदे ने सबसे पहले कहा था दैट ये मेरी है, ये तुम्हारी है, क़यामत वाले दिन उसका नाम याद रखना, बस जो भी नाम होगा।
जमशेद ने कहा लॉक सोशल थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज एलिटिस्ट बैकवर्ड लुकिंग। एलिटिस्ट बैकवर्ड लुकिंग आई डोंट नो किस सेंस में कहा गया है, बट जहाँ तक मैं इसको वर्ड को अंडरस्टैंड किया हूँ, एलिटिस्ट बैकवर्ड लुकिंग से मतलब है कि ही हिमसेल्फ वाज एन एलीट, ही लिव्ड द लाइफ इन एलिटिस्ट लाइफ, जो ऊपर किसी ने कहा था लैंडलॉर्ड्स के साथ रहा, उनसे पड़ोस की, एंड ही वाज ट्राइंग टू लुक बैक टू द पुअर पीपल। He himself enjoyed the riches, and then he was talking about the poor. So in a way that state guarantees liberty through making itself accountable to ensure public liberty. Absolutely, Mirza, absolutely true. Yes, this is the theory which became the reason for French Revolution. True. नीचे आ जाए। Who will decide? Sir ji, to me, he is the intellectual father of anarchy and uncivil government, Manur. Obviously, let's agree to disagree, ji. Lekin, he is the intellectual father of freedom and liberties. So, freedom can be anarchy, I agree, but I trust people. I think if people are given freedom, most likely they are not going to behave in a bad way. So, I trust people. So I don't believe that liberties will give anarchy. Who will decide that general will is in interest of people? I mean, कैसे पता चलेगा कि वो सही कर रहे हैं? General will always work for the interest of the people. हाँ, general will को represent करने वाले वाकई वो public interest के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये अलग बात है. But will is always work for the interest of the people. So sovereign to liberty. Sovereign hoga general will because people surrender to the general will. That's why it's sovereign. Acha. Artificial means that because this contract was done by the people, जिसकी वजह से state में money, so that's why it's artificial. फिर general will का concept वही है जो हम पहले बात कर चुके हैं. Liberty means that general will जो sovereign है, it will ensure that people remain free. Each individual remains free from the state and free from other people. Isn't it this way making state too powerful and may lead to a state becoming too powerful eventually as it is the sole body guaranteeing people's freedom? अमीर हमजा बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर आप पब्लिक करते हैं मैं फिर इसका आंसर करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज फिलोसॉफिकल आंसर है इसका प्लीज। सर ये तीनों थ्योरीज कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, नहीं एग्जैक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुई, बिट्स एंड पैचेस जो जरूर इंप्लीमेंट हुए। जी उस्मान एब्सोल्युटली मन गढ़त कहानी, गुड। चर्च का क्या बना? चर्च पीछे हो गया था जी, चर्च को हटा दिया गया था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, बादशाह वीक हुआ, मोनार्क वीक हुआ, अभी हम चलेंगे वैसे अगले पॉइंट पे, और ऑटोमेटिकली चर्च भी वीक हुआ। यस हिज थ्योरी इज कंट्राडिक्टरी टू हॉब्स थ्योरी, ट्रू। समटाइम्स यस, इसकी दोनों इंटरप्रिटेशन होती हैं, हॉब्स के करीब भी। दिस इज आल्सो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, यस कंडीशनल। Simplest context of his theory, simple context of his theory was the conditions of France where poor people were exploited by the rich people. चैट ऊपर कीजिएगा जी। अमीर हमजा का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। Sir, isn't this in a way making state too powerful and may lead to the state becoming too powerful eventually as it is the sole body guaranteeing people's freedom? Absolutely अमीर हमजा, इसीलिए अमीर हमजा इसकी थ्योरी की एक तशरीह जो करते हैं, जो सोशलिस्ट करते हैं, वो यही कहते हैं दैट जनरल सोशलिस्ट ये कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, बट इट कैन वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीबॉडी। सोशलिस्ट यही कहते हैं कि हमें पता है अवाम का फायदा क्या है, so we as a minority, dictatorship of the Communist Party can work for the interest of everybody. Yes, but this is a excuse through which they kind of grab power in their own hands too. Sir, this story बताते रहे हमें फंसा गए, true Hassan, agreed. Sir, but power is in the hands of people as it's about their interest. Yes, but people are expressing general will, but sovereign नहीं है लोग, ये point है basically. People are themselves under the sovereign, which is not, जो sovereign है वो जनरल विल है, लोग नहीं है। Yes, according to this theory, minority can rule over the majority. It can, or it can also happen that majority, असल में minority rule करे या majority करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जरा मेरी बात का सवाल देखिएगा प्लीज, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। यही बात तो अरिस्टोटल ने भी कही थी, मोनार्की भी अच्छी हो सकती है, पॉलिटी भी अच्छी हो सकती है, वन मैन भी सबके इंटरेस्ट के लिए काम कर सकता है, और
Many people can also work for the interest of everybody. It doesn't matter how many people are ruling. That doesn't matter. Minority, majority doesn't matter. What matters is आप common interest के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. Like China too. So we also need such a revolution. That's true. That's true. We need it too. But against whom? ये मसला है. Sir, I firmly believe that humans are instinctual by nature and we are only tamed with regulations. With too much liberty, will it create foster anarchist belief and perspective as contentment will be forgone? I mean, lengthy debate hai, but I agree with most of it. Is China following? No, we don't say that China is following this theory. हम ये नहीं कह रहे. Socialist as an idea जरूर कहते हैं. जी, आसान, ट्रू. लेकिन ये एग्जाम्पल ना लिखिएगा मुगल, चाइना, ये सोचें जरूर. पर मैंने आपको कहा था शुरू में फिलोसोफर नहीं बनना हम लोगों ने. जो उसने कहा वही बताना है बस. उमर, उसने कहा बस एक दिन सो के उठे, एक बंदे को ख्याल आया, वो यही तो नहीं बताता, ये तो क्रिटिसिज्म है. एक दिन उठा, ख्याल आया कि जी ये बस होना चाहिए ऐसे. जी मानूर, हम अभी चलेंगे जी, आगे चलते हैं उस पे जर्मी बेंथम पे जाने के बाद फिर हम मार्क्स और हेगल साथ करेंगे, इकट्ठा करेंगे. जी अमीर हमजा, बिल्कुल सोशलिज्म की फाउंडेशन में आती है, बट एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं ना पेपर में. जी दैट्स ट्रू. मैं मार्क्स में जब पढ़ाऊंगा तो मार्क्स का आइडिया इससे इंस्पायर होता है. शुड वी मूव जी, आगे चले. अच्छा, अब कंपैरिजन आएगा तो कैसे करेंगे, मैं कंपैरिजन सिखा दूंगी आपको. क्रिटिसिज्म तब करेंगे जब पेपर में सवाल में पूछेगा. अगर नहीं पूछेगा तो आप क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे. कंपैरिजन ये अपने पास नोट कर लें, फिर आपने बाद में मुझे कहना है कि मुझे नहीं पता. पूरे पॉलिटिकल साइंस में तमाम क्वेश्चन में कंपैरिजन ऐसे ही करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं. एक डब्बा नहीं बनाना, किसी सूरत डब्बा नहीं बनाना. ये पॉइंट क्लियर. वो स्कूल के बच्चे बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाने के लिए, कंट्रास्ट दिखाने के लिए दरम्यान में लाइन लगाई जाती है. वो क्या होता है, वो बच्चों के लिए होता है, वो समझाने के लिए होता है, पेपर में नहीं बनाना. अच्छा, पेपर में क्या करना है आपने? व्हाट यू नीड टू डू इज, फॉर एग्जांपल हाब्स लॉ का कंपैरिजन आ गया. बाकी सब्जेक्ट्स को अपने टीचर से पूछिएगा, बट मैं अपने सब्जेक्ट का बता सकता हूँ. आई कैन टेल यू अबाउट माई पेपर, उसमें नहीं करना. अच्छा, नाउ कंपैरिजन की जब जाएंगे जी, तो आप सबसे क्या करेंगे? फर्स्ट करें हाब्स और लॉक पे सवाल आ गया. हाब्स और लॉक पे व्हाट यू नीड टू डू इज, आप स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन तो कॉमन होगा, इंट्रोडक्शन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कॉमन होगा. फिर जब नीचे कंपैरिजन शुरू करेंगे तो आप फॉर एग्जांपल स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. आप ह्यूमन नेचर की बात लिखेंगे. आप कहेंगे बोथ थिंकर्स हाब्स एंड लॉक बिगिन देयर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय फर्स्ट एक्सप्लेनिंग ह्यूमन नेचर. You would start by saying that both Hobbes and Locke started their social contract theory by explaining human nature. अब नीचे आप हेडिंग देंगे, सब हेडिंग देंगे Hobbes, सब हेडिंग देनी है आपने इसके नीचे. अब आप बताएंगे Hobbes ने क्या कहा ह्यूमन नेचर के बारे में. नीचे वो लिखने के बाद, नीचे उसके बाद जाएंगे आप लॉक. कॉन्टेक्स्ट लिखना है दोनों का, कॉन्टेक्स्ट दोनों का लिखना है जी. अच्छा, नीचे देंगे लॉक. लॉक क्या कहता है? वैसे आपसे पूछ रहा हूं, हाब्स जब ह्यूमन नेचर हेडिंग लिखी, उसके बारे में हाब्स का क्या व्यू है, लॉक का क्या व्यू है? आपकी मर्जी है ह्यूमन नेचर के नीचे हाब्स और लॉक को सब हेडिंग देकर लिख लें या पैराग्राफ में लिख लें. बट कंटिन्यूस ना लिखिएगा, या पैराग्राफ लिखिएगा या हेडिंग लिखिएगा प्लीज, सब हेडिंग्स. अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, हाब्स जब लिख चुके होंगे और लॉक को लिखना शुरू करेंगे इस ह्यूमन नेचर के वाले से, तो आप क्या लिखेंगे? लॉक का सेम व्यू है या लॉक का व्यू डिफरेंट है ह्यूमन नेचर में? डिफरेंट है. तो आप जब लॉक को शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग वर्ड्स लाजमी इस तरह लिखिएगा, कंट्रेरी टू हॉब्स लॉक
has contrary to his ideas, exactly contrary to his ideas, contrary to as opposed to Hobbes, जो भी करना है जुमला, ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाए, शार्ट से कंट्रेरी समझेगा, उसको पता चल जाएगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है, बाकी वो ना भी पढ़े, he will know that you have an idea. That's it. You will create your impression on the examiner. और सारे मार्क्स इंप्रेशन के होते हैं नहीं? That's how it works. So this is how you will start. अच्छा, फिर अगर हो सिमिलर पॉइंट, फिर क्या करेंगे? नहीं, कॉन्टेक्स्ट अलग लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद कॉन्टेक्स्ट अलग लिखेंगे। फिर अगर सिमिलर पॉइंट हो, सिमिलर टू हॉब्स, जस्ट लाइक, लाइकवाइज, जो मर्जी लफ्ज यूज कर दें। यहां पे आप जितनी बम्बास्टिक अंग्रेजी मार सकते हैं हमारे, जो आपको रट्टे लगाए हुए आप लोगों ने लैंग्वेज के, सारे लगाए उसके ऊपर लगा सकते हैं, बट इस हद तक लाइकवाइज, सिमिलरली, जो भी आप लग लें सर। हाँ, एग्जामिनर को समझ आ जाए, ये जरूरी है। इज इट क्लियर? फिर आगे इसी तरह चल जाएंगे। स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर, माइनर कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली। मैं क्या पढ़ा रहा था जी? स्पोक में खटक को बता दें क्या पढ़ा रहा था, कोई नीचे बता दे, हेल्प आउट कर दे प्लीज। अच्छा, फिर बाद में जाएंगे स्टेट ऑफ नेचर में। स्टेट ऑफ नेचर जो आप करेंगे सेम। अच्छा, स्टेट ऑफ नेचर के बाद आप जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, फिर फीचर्स में। हर एक में आप मेन आइडिया लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं सॉवरेनिटी का, अगर आपसे पूछूं सॉवरेनिटी का, जी थैंक यू शुभायु। अच्छा, मैंने नहीं कहा स्ट्रिक्टली फॉलो मेरा मेथड, स्ट्रिक्टली कर हटा दें। आई प्रेफर दैट यू शुड फॉलो दिस मेथड। स्ट्रिक्टली नहीं है प्लीज, ऐसा कोई नहीं है। आई एम नॉट अ डिक्टेटर, यू नो। मैं लिबर्टीज को सपोर्ट कर रहा हूं, तो आपकी लिबर्टी, आप जैसा मर्जी करना चाहें। अच्छा, अब सुनिएगा प्लीज। फर्ज करें अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो लिखेंगे स्टेट की आर्टिफिशियल नेचर, क्या दोनों में सेम व्यू है या डिफरेंट व्यू है? सेम है, ठीक है। यस तारा, या हेडिंग दे दें या देखिएगा जी प्लीज, ह्यूमन नेचर लिखा, उसमें नीचे हॉब्स का व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर लिखा, सब हेडिंग देके, और फिर नीचे सब हेडिंग देके लॉक का लिखा। और जब लॉक का लिखा तो बता दिया कि लाइकवाइज सेम व्यू है उसका या डिफरेंट व्यू है। लेकिन जरूरी नहीं कि हेडिंग भी लिखें, इसी को तारा आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, बट कंटिन्यूस ना लिखिएगा प्लीज किसी सूरत। ये ना हो कि ह्यूमन नेचर लिखी, दरमियान में कहीं हॉब्स भी शुरू हुआ, दरमियान में कहीं लॉक भी शुरू हुआ, एग्जामिनर को ये चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी। हेडिंग दे दें, और कंपैरिजन में आप सिमिलरिटीज भी लिखते हैं, डिसिमिलर पॉइंट भी लिखते हैं। नहीं, दोनों सूरतों में सिमिलरिटीज हो तो भी लिखना है हॉब्स का व्यू, फिर लिखते हैं सिमिलरली लॉक हैज अ सिमिलर व्यू, लेकिन वो व्यू पूरा लिखना है उसका, वो है क्या। अच्छा, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है जी, 2-3 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस काफी हैं। ट्रू। फर्ज करें बात कर था, भूल गया। अच्छा, फर्ज करें आप इसको जब लिख रहे हैं, आंसर कंपैरिजन में कर रहे हैं, और आपके एक तरीका तो ये है, एक इशू लिया, उस पे आ गया हॉब्स क्या कह रहा है, लॉक क्या कह रहा है, ह्यूमन नेचर पे, स्टेट ऑफ नेचर पे, फिर आप फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए, स्टेट ऑफ नेचर पे चले गए, वो सारी चीजें लिखेंगे। जो सिमिलर पॉइंट है सिमिलर, जो डिसिमिलर डिसिमिलर। दूसरा तरीका ये है, जो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, बट अगर आप चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसमें लिखा सिमिलर फीचर्स ऑफ देयर फिलॉसफी, सिमिलर फीचर्स, सिमिलरिटी लिखी 1 2 3 4, फिर लिखा डिसिमिलर या कंट्रास्टिंग, कंट्रास्ट, और वो लिख दिया अलग से करें, ये लाइन लगा के नहीं, अगले पेज पे, उससे अगले पेज पे, इस तरह। यस एग्जैक्टली, मुझे नहीं लगता दिस इज टू बेसिक, टू बच्चों वाली है, इसलिए यस मेरा भी ये ख्याल है। इस थीमेटिक वी से ज्यादा होगा, आप डब्बा बनाएंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, इस तरह भी अच्छा लगेगा, पहले वाला देखा अच्छा है। बट दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड जी, आई गेस मैं उसमें मजीद बात नहीं करूंगा।
पंजाब में और पाकिस्तान में सर अली बहुत सारे हैं और उनके स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं। कोटेशन कितनी लिखनी है? 1-2 कोटेशन लिखने बेहतर है। नो, डब्बा कभी नहीं बनाना प्लीज। चैट ऊपर कीजिएगा जरा। ओके, बेनज़ीर विल फाइन हम इसका कोई तरीका निकालते हैं, मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है? सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन टू दैट थिंग। मैंने कंपैरिजन का तरीका बताया जी। पहला तरीका ये है, आप जिस इशू को कंपेयर करना हो, अगर आपने जिसको कंपेयर करना हो तो पहला पॉइंट आया, ह्यूमन नेचर का पॉइंट पकड़ा और उसके नीचे लिखा हाब्स ने कैसे कंपेयर किया, लॉक ने कैसे कंपेयर किया। हाब्स ने क्या कहा उसके बारे में, लॉक ने क्या कहा। फिर बाद में दूसरा पॉइंट आएंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टेट ऑफ नेचर का, उसके बारे में हाब्स क्या कहता है, लॉक क्या कहता है। लेकिन जो वर्स्ट तरीका है ना आंसर देने का, वो ये है कि पहले हाब्स सारा लिखें 2-3-4 पेजेस पे और फिर आखिरी 2-3-4 पेजेस पे लॉक को लिखें। दैट विल बी द वर्स्ट मेथड ऑफ डूइंग इट, ठीक है? वो कभी ना कीजिएगा सर। कंक्लूजन कंबाइन। हमजा का क्वेश्चन है दूसरे के बाद से, हमजा ये पॉइंट क्रिटिसिज्म में हो सकता है, वो डिपेंड करता है, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, दैट्स ट्रू। इसीलिए स्टेट का रोल इतना ही होना चाहिए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उस सूरत में स्टेट अपना रोल प्ले करे, अगर कॉन्फ्लिक्ट ना आए तो स्टेट को रोल प्ले नहीं करे। इसीलिए स्टेट बनाई गई थी कि अनरिस्ट्रिक्टेड जितनी मैक्सिमम फ्रीडम रखेंगे तो बेहतर है। अगर फ्रीडम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो, स्टेट बीच में आ जाए, अदरवाइज स्टेट की जरूरत नहीं है। रेलेवेंस और क्रिटिसिज्म अगर पूछेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे जी। यस, यू कैन राइट इट एज अ कम्युनिटी ह्यूमर, दैट्स ट्रू। Locke's theory is more hard-hearted than Hobbes. Hard-hearted से मतलब ये है that I don't know hard-hearted से किस सेंस में लिया जा रहा है, but hard-hearted जो लॉक की theory है, मेरे ख्याल में तो Hobbes की hard होनी चाहिए, because Hobbes creates kind of authoritarian state. जी, critical analysis and criticism same meaning है। नहीं जी, मैंने कहा था या हाब्स लॉ रूसो पे कंपैरिजन आ सकता है, बाकियों में कंपैरिजन नहीं आता, थिंकर्स में कम आता है, बहुत कम। नो मॉडर्न डे एप्लीकेबिलिटी का कंपैरिजन मेरा नहीं ख्याल इस तरह से आता है। रूसो's theory is contradictory to Hobbes। जी साजिद, अगर हाउ टू डू कंपैरिजन अगर पूछे तब टुडे वाली बातें अगर पूछे तब करना, वाला नहीं करना। बाकियों पे क्वेश्चन जनरल आ सकता है, जैसे प्लेटो पे अलग सवाल, रूसो पे अलग, लॉक पे अलग सवाल, मैकियावेली पे अलग सवाल, इसी तरह से। क्रिटिसिज्म पे पूरा सवाल नहीं आता, एज अ पार्ट ऑफ द आंसर आता है। जी तैमूर ऐसा ही है। एनीवे जी, टाइम अब हो गया है। नेक्स्ट हमने करना था बेंथम करना था, बट नाउ आई विल गो फॉर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पे जाऊंगा, फिर बेंथम पे आएंगे इंशाल्लाह। ट्रू अब्दुलरहमान, थैंक यू जी। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम कार्ल मार्क्स को करेंगे इंशाल्लाह। फिर 1-2 क्वेश्चन आए, वो जमशेद के भी मैं उसका आंसर करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।